Hello students, I am Randhir Kumar, Maths faculty of Dexter's Academy, Hazaribagh. In this video, I am going to discuss the previous year's questions of Jharkhand Board Class 12 2020. ये हम लोग इसका सेक्शन ए का जो है क्वेश्चन हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, तो इसमें 48 क्वेश्चंस रहेंगे। 48 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आपके सेक्शन बी, तो इसका वेटेज बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे सारे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन 11 है, इफ द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, मतलब एक फंक्शन एफ है हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब इस फंक्शंस का डोमेन है रियल नंबर और रेंज भी है रियल नंबर, बी गिवन बाय, और उस फंक्शंस को डिफाइन किए हुए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो फंक्शन को समझ गए होंगे कि ये फंक्शंस का डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। उसी प्रकार एक फंक्शन से हमारा जी सच दैट आर टू आर, मतलब एक जी एक्स हमारा रियल फंक्शन है जो जिसका डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है, बी गिवन बाय, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है एक्स कांट टेक द वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू -1 नहीं होगा क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में -1 ले लेते हैं तो नीचे 0 होगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेशनल फंक्शन अगर p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है और q अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो q को नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, इसीलिए x का वैल्यू -1 नहीं होगा। उसके अलावा -∞ से +∞ के बीच के सारे वैल्यू को आप x में रख सकते हैं, वो सारे वैल्यू के लिए gx डिफाइंड है, सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं डिफाइंड है, -1 पे। और यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस एफ एक्स जी एक्स दिए हुए हैं और आपको पूछे कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से जान सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है उस चीज़ को समझते हैं। तो हम लोग गिवन वाले पार्ट को लिख लेते हैं। गिवन एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका डोमेन जो है वो भी रियल नंबर है और रेंज रियल नंबर है। डोमेन का मतलब हो गया कि एक्स का वैल्यू क्या क्या ले सकता है, तो एक्स का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच का लेगा, लेकिन जो एफ एक्स का वैल्यू आएगा वो 0 से ∞ के बीच का आएगा, जो कि वो भी रियल नंबर का ही सबसेट है। तो ये एफ एक्स का वैल्यू होगा और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एफ जो है ये है आर टू आर। उसी प्रकार एक हम लोग का gx का वैल्यू दिया हुआ है, gx इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, और g भी जो डिफाइंड है हमारा r टू r है, लेकिन ये ऐसे लिखाएगा r -1, मतलब ये डोमेन में -1 नहीं ले सकता है और रेंज इसका r में जा रहा है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोगों को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना है, मतलब एफ ऑफ जी निकालना है। एफ ऑफ जी का मतलब समझते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ एफ ऑफ जी, इसका मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स। ये ऐसे देखिए आप यहाँ पे आपको एफ एक्स पता है लेकिन एफ ऑफ जी एक्स नहीं पता है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो जहाँ पे एक्स था उसी के जगह पे हम लोग जी एक्स रखे हुए हैं। मतलब आपको ये करना है कि इस एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है उस जगह पे सिर्फ आप जी एक्स पुट कर दीजिएगा। तो ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे समझिए, एक तो आप डायरेक्टली जी एक्स का पहले वैल्यू लिख दीजिए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और फिर वहाँ पे पुट कीजिए, या दूसरा तरीका है कि एफ एक्स में जहाँ भी एक्स है वहाँ जी एक्स पुट कर दीजिए। तो हम लोग वहाँ जी एक्स पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा? जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। तो एफ एक्स के जगह पे हम लोग सब जगह जी एक्स रख देंगे। तो जी एक्स को रखेंगे तो एक्स के जगह पे जी एक्स रखे तो जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 आ गया। तो जी एक्स का वैल्यू क्या है? जी एक्स का वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये वाला टर्म वहाँ जा करके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 2 इंटू 2x ये हो जाएगा 4x, और 2 इंटू 1 हो गया 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये हम लोगों का एफ ऑफ जी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग जो है वो उसी प्रकार जी ऑफ एफ निकालेंगे। तो जी ऑफ एफ क्या होता है इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं। जी ऑफ एफ का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स।
अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जी एक्स निकाल रहे थे, मतलब एक्स के जगह पे जहाँ जहाँ था वहाँ जी एक्स पुट कर रहे थे, लेकिन अब हम लोगों को निकालना है जी ऑफ एफ एक्स। मतलब यहाँ पे देखिए जी एक्स का वैल्यू दिया है लेकिन जी ऑफ एफ एक्स नहीं दिया है। इसका मतलब ये करना पड़ेगा कि इस फंक्शंस में जहाँ जहाँ एक्स है उस जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, एफ एक्स पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स प्लस 1। और हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एफ एक्स के जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एफ एक्स के जगह पे आया प्लस 1। इसका वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो गया हम लोगों का जी ऑफ एफ, मतलब जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग एफ ऑफ जी का वैल्यू निकाल लिए, जी ऑफ एफ का वैल्यू निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/3 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 17/6। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है कि हमको प्रूव करना है। प्रूव ये करना है कि LHS के बराबर RHS को दिखाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग LHS से चलेंगे और RHS में जाएंगे। मतलब इसमें यह ध्यान रखता है कि बड़ा वाले टर्म से चलना है और छोटे टर्म में ले आना है। तो हम लोग देखते हैं LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 प्लस sin इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे क्या है कि आप फॉर्मूला जो भी पढ़े हैं वो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का पढ़े हुए हैं, या cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लेकिन उसमें जो सबसे आसान फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है। तो हम लोग यहाँ पे ये तो tan इनवर्स के टर्म में दिया हुआ ही है, इसको हम लोगों को tan में बदलना होगा। हम लोग इसको डायरेक्ट बदल सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले बता देना चाहेंगे कि ये कैसे बदलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए sin इनवर्स 3/5 है और इसको हम लोग को tan में बदलना है। तो sin इनवर्स 3/5 को हम लोग कुछ मान लेते हैं, सपोज थीटा मान लेते हैं। तो ये थीटा हो गया। अब हम लोग दोनों तरफ साइन का फंक्शन ले लेंगे, तो क्या होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे 3/5 होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो गया, और यहाँ हो गया साइन थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा का वैल्यू हो गया 3/5 और साइन थीटा बराबर होता है p/h। ऐसा आप लोग 10th में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे। अब यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। उससे आ जाएगा b इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ से इसका वैल्यू होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 4। तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। इसका मतलब b का वैल्यू आपका 4 हो गया। तो यहाँ से आप tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू p/b, p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4। तो थीटा बराबर हो जाएगा, ये जो यहाँ पे tan थीटा बराबर 3/4 आया, तो थीटा बराबर 10 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि साइन इनवर्स 3/5 को tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। एक तो ये लंबा मेथड है समझने को, और बहुत आसान है कि आप अपने से कैलकुलेट यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि ये tan इनवर्स 2/3 प्लस ये साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है और ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया हुआ है। और अगर हम लोग को इसको भी tan में लिखना है तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का तो वैल्यू 3 हो जाएगा, और यहाँ से आप कैलकुलेट करके निकालिएगा तो बेस का वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ भी आप आसानी से समझ चुके हैं इस बात को। तो यहाँ पे tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 3/4 है, तो इसका मतलब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। और हम लोग tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं। अगर आपके पास ऐसे रहे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। तो हम लोग अभी इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये टर्म हम लोगों का आ जाएगा, और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। तो ये न्यूमरेटर का टर्म हो गया, और डिनोमिनेटर में देखिए 4 3 जा 12 है, और यहाँ पे नीचे में 1 है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा, तो 12 आएगा, और यहाँ पे 1 है नीचे में, डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 से 12 को भागा दीजिएगा तो 12, 12 1 जा 12 माइनस 2 3 जा 6, और ये हम लोगों का डिनोमिनेटर का टर्म हो गया।
तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में जो 12 है वो कट जाएगा, तो ये बचेगा 10 इनवर्स 9 + 8 17 डिवाइडेड बाय 12 - 6 6। तो यहाँ पे आप देखिए 10 इनवर्स 17/6 आ गया, जो हम लोगों का RHS का टर्म है। तो ये हो गया RHS, और इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ हम लोगों को 3 ऑर्डर 3 को, इसको सॉल्व करके हमको दिखाना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 2 टाइम्स x + y + z का होल क्यूब। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपके हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में, 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बेस पे रहता है। हम लोगों को जो ऑपरेशंस करते हैं डिटर्मिनेंट में, उसी के बेस पे हम लोगों को करना रहता है। ऐसे तो अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, सपोज डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिएगा तो बहुत लेंदी आ जाएगा, और उसको गुना भागा करते करते वहाँ पहुँचने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, कुछ थोड़ा सा सोचेंगे, जैसे कॉमन कैसे निकालेंगे, कोई रो या किसी कॉलम के 2 एलिमेंट को 0 कैसे करेंगे, वो सारे प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे x है, y है, और यहाँ पे 2z है, और यहाँ पे देखिए y है, z है, यहाँ 2x है, यहाँ z है, x है, और 2y है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x अकेले है, y अकेले है, लेकिन यहाँ z 2 है, लेकिन यहाँ पे एक और x दे दिया और एक और y, मतलब ये तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2x 2y और 2z हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग इस तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी टर्म आ जाएगा 2x 2y 2z का, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2x 2y 2z का। इसका मतलब ये है कि हम लोग कॉलम 1 का ऑपरेशन ऐसा करेंगे कि कॉलम 1 में जोड़ेंगे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, C1 इज चेंज्ड टू C1 + C2 + C3। मतलब कॉलम 1 में क्या किया है हम लोग, कॉलम 1 के एलिमेंट, कॉलम 2 के एलिमेंट और कॉलम 3 के एलिमेंट को हम लोग जोड़ेंगे। तो हम लोगों का क्या आ जाएगा LHS में, तो ये हो जाएगा x + y + 2z + x + y। तो x + x कितना हो जाएगा 2x, y + y कितना हो गया 2y, और ये 2z हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग सिर्फ कॉलम 1 में जोड़ रहे हैं, कॉलम 2 के एलिमेंट को वैसे ही छोड़ देना होगा, और कॉलम 3 के भी एलिमेंट को वैसे ही छोड़ देना होगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉलम 1 में z है, यहाँ पे कॉलम 1 का जो सेकेंड रो है उसमें z है, y + z + 2x और y, ये तीनों एलिमेंट को जोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे फिर से देखिए 2x y + y 2y और z + z 2z, तो ये हो जाएगा 2x + 2y + 2z, और यहाँ पे टर्म में हम लोगों का y + z + 2x, और यहाँ पे y बचेगा। उसी प्रकार कॉलम 3 में देखिए यहाँ z है, x है, और यहाँ z + x + 2y है, ये तीनों एलिमेंट को जोड़ेंगे तो यहाँ से फिर से आ जाएगा 2x + 2y + 2z, और यहाँ पे x रहेगा, और यहाँ पे है वो है z + x + 2y। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। अब आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये जो पहला कॉलम है उसमें ये तीनों एलिमेंट कॉमन है, 2x + 2y + 2z, 2x + 2y + 2z। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी हम लोग को किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में अगर सारा एलिमेंट सेम दिखता है तो हम लोग उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 2x + 2y + 2z को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 2y + 2z। अगर हम लोग ये पहला कॉलम से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि ये पूरे टर्म को कॉमन ले चुके हैं। यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे है y + z + 2x, और यहाँ पे भी x। थर्ड कॉलम है y z + x + 2y। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है हम लोगों का कि अब आगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली ले सके, लेकिन यहाँ पे तीनों में 1 1 1 है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं, सपोज एक कोई ऐसा डिटर्मिनेंट हो जहाँ पे 3 ऑर्डर का हो, उसमें 2 एलिमेंट अगर कोई 0 हो जाए और इधर कुछ भी रहे, तो हम लोग को इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि इसके अलोंग अगर जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये जो है उसके टाइम में ये 0 बना देगा, ये भी 0 बना देगा, और इसके टाइम में जो होगा सो बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब अब हम लोगों का अगला टारगेट ये है कि ऑपरेशन हम लोग करेंगे रो में, रो 1 के एलिमेंट में रो 2 के एलिमेंट को घटा देंगे, रो 2 के एलिमेंट में रो 3 के एलिमेंट को घटा देंगे, तो होगा क्या कि हमारे पास 2 0 मिल जाएंगे, और 2 0 हमारे लिए काफ़ी होता है। तो हम लोग किसी भी कॉलम या रो के लोग अगर उसको तोड़ेंगे तो आसानी से क्या होगा मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रो 1 को चेंज कर देंगे R1 - R2, और साथ में ही कर रहे हैं रो 2 को भी चेंज कर रहे हैं R2 -
R3। इसका मतलब हुआ रो 1 में रो 2 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका मतलब हुआ रो 2 के एलिमेंट में रो 3 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये टर्म आ जाएगा 2x, यहाँ पे 2 भी हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं अगर साथ में, तो बचेगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं हम लोग, रो 1 में रो 2 को घटा रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, x माइनस दिस टर्म, और यहाँ पे होगा y माइनस वाई, यहाँ पे भी 0। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, इस टर्म में इसको घटा देंगे और इस टर्म में इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 ये आपका 0 हो गया, ये x माइनस ये वाला टर्म, तो होगा क्या कि एक x तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका टर्म बचेगा माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ से माइनस 2x और प्लस x, तो यहाँ से बचेगा माइनस x, और यहाँ पे y माइनस वाई कितना हो जाएगा 0। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे रो 2 में कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 हो गया आपका 0, यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस जेड प्लस x, और यहाँ पे अगर आते हैं तो y माइनस दिस टर्म, तो ये बचेगा आपका माइनस जेड माइनस x और माइनस वाई। और थर्ड रो में तो हम लोग कोई चेंजिंग किए नहीं हैं, तो ये ऐसे ही बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये माइनस टाइम से x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी ये माइनस टाइम x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब हो गया कि हम लोग इस रो से भी x प्लस वाई प्लस जेड का कॉमन लेंगे और इस रो से भी x प्लस वाई प्लस जेड का कॉमन लेंगे। मतलब ये 2 बार कॉमन लेंगे तो यहाँ से होल स्क्वायर निकलेगा, और यहाँ पहले से यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का टर्म है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। होल क्यूब कैसे आया, यहाँ से पहले से एक टर्म है, यहाँ से एक बार इस पूरे रो से कॉमन लेंगे और इस बार एक बार पूरे रो से कॉमन लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हुआ जब पहला रो से लेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और ये यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो यही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे करके माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स को लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स। इसका मतलब ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का टर्म है, इसका मतलब यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का टर्म निकालेंगे तो यहाँ तो है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ तो 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। और थर्ड रो से कुछ कॉमन नहीं लिए हम लोग, तो यहाँ पे होगा z प्लस एक्स प्लस 2y। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको इसके एलोंग ऑपरेट कीजिए या इसके एलोंग, तो आसानी से अब हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट रो के एलोंग ही इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब देखिए 0 गुना, तो अब इसके एलोंग तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने टाइम में जिस रो या जिस कॉलम के एलोंग हम लोग तोड़ते हैं तो उस रो के एलिमेंट्स और उस कॉलम के एलिमेंट्स को ढक देते हैं। तो अगर हम लोग इसको ढक देते हैं तो ये हमारा 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू जेड प्लस एक्स प्लस 2y, और माइनस ये वाला हो जाएगा तो माइनस ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया। थोड़ा सा गलती कर गया, हाँ यहाँ पे हाँ ये हम 1 लिख दिए ये चीज़, हाँ यहाँ तक ठीक था, बाद में जब सॉल्व किए तो फिर पता चला रही वो चीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसके अलोंग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 है। अगर हम लोग इसके अलोंग सॉल्व करते हैं 0 गुना दिस डिटर्मिनेंट करते तो 0 गुना कोई भी नंबर हो तो वो 0 हो जाता है। इसका मतलब इसके अलोंग सॉल्व करने का हमको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिर से 0 का टर्म है तो 0 गुना इसका डिटर्मिनेंट होगा, तो ये वाला टर्म ढकते तो ये वाला डिटर्मिनेंट आता, तो हमको इसके टाइम में भी 0 मिल जाएगा। मतलब इसके अलोंग सॉल्व करते तो ये 0 आ जाता। अब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है तो हम लोग जानते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का टर्म होता है, माइनस प्लस ऐसे लेकर के ऑपरेट करते हैं। इस कैसे आता है, इस चीज़ को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पे रो और कॉलम का संख्या होता है 1 1, यहाँ पे रो 1 कॉलम 2, यहाँ पे रो 1 कॉलम 3। अब इसको दोनों को जोड़िए तो 1 + 1 2 होता है, तो -1 का होल पावर 2, मतलब ये पॉजिटिव नंबर आता है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। 1 + 2 3 होता है, तो -1 का पावर 3 -1 होता है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं। ऐसे ही हम लोग वो सारा का सारा साइन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग,
कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू 0 इंटू कोई भी नंबर 0, ये -1 है और यहाँ माइनस का साइन लगता है तो ये +1 हो गया इंटू, अब इसके अलोंग सॉल्व करना है तो ये कॉलम और ये रो ढक देंगे, तो 0 गुने दिस नंबर, तो 0 गुने कोई भी नंबर तो ये 0 हो गया, माइनस ऑफ ये 1 इंटू -1 तो ये हो गया -1, तो ये टर्म आ गया। और फिर जब इसके अलोंग सॉल्व करेंगे तो फिर से 0 गुना कोई भी नंबर तो 0, तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यहाँ पे ये 0 का 0 माइनस माइनस +1 हो गया, तो 1 + 1 1 हो गया और ये 0, मतलब यहाँ से 1 आया, तो हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। और देखिए हम लोगों को भी यही सॉल्व करना था, तो ये बहुत आसानी से प्रूव हो गया। Question number 14. Find the relationship between a and b so that the function f defined by fx is equal to ax plus 1 if x less than equal to 3, bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x is equal to 3। मतलब हमको क्या करना है कि a और b के बीच में एक रिलेशन निकालना है। वो रिलेशन ऐसे निकालना है कि ये जो फंक्शन हम लोग को fx दिया हुआ है, तो fx इज इक्वल टू क्या है ax प्लस 1, fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 तब है जब x जो है x लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब x का वैल्यू क्या क्या ले सकता है, अगर सपोज ये हमारा रियल नंबर लाइन है -∞ से इन्फिनिटी के बीच में और यहाँ पे कहीं 3 आएगा -∞ से +∞ के बीच में, तो x का वैल्यू जब 3 या उससे कम रहे, तो 3 या उससे कम रहे तो ये यहाँ पे इधर का बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, तो उस केस में fx इज इक्वल टू ax प्लस 1, लेकिन fx ग्रेटर देन मतलब fx इज इक्वल टू bx प्लस 3 तब होगा जब x का वैल्यू 3 से बड़ा है, x का वैल्यू 3 से बड़ा है, उस समय fx का वैल्यू क्या है, तो उस समय है bx प्लस 3 से इन्फिनिटी के टाइम में ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि नंबर लाइन x इज इक्वल टू 3 है, उस समय 3 से अगर बड़ा लेते हैं उस समय ये फंक्शन डिफाइंड है, 3 से छोटा लेते हैं उस समय ये फंक्शन डिफाइंड है, और x इज इक्वल टू 3 भी लीजिएगा उस समय भी ax प्लस 1 डिफाइंड है। इतना बात तो आपके समझ में आ गया होगा कि इस फंक्शन का मतलब क्या है। अब हमको ये भी दे रखा है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अब कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए कभी भी कर कोई फंक्शंस ना कंटिन्यूअस निकालते हैं, कंटिन्यूटी, तो वो किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं, और वो पॉइंट हमको दे दिया है कि एट x इज इक्वल टू 3 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब पहले ऐसे लिख लेते हैं, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3, मतलब f3, ये चीज़ होता है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f3, ये तीनों वैल्यू जब सेम हो जाता है तो हम लोग किसी भी फंक्शंस को कंटिन्यूअस बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो fx दिया हुआ है इसको कंटिन्यूअस निकालना है, तो देखिए x इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो वो यहाँ इक्वालिटी से लगेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे देखिए 3 है, 3 से छोटा लें तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकलता है, और 3 से जस्ट बड़ा लें तो वहाँ से हम लोगों का राइट हैंड लिमिट निकलता है। तो हम लोग अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, ये 11th में एक चैप्टर था हम लोगों का लिमिट, तो उस लिमिट को हम लोग यहाँ पे समझते थे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकालना है यहाँ पे कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका वैल्यू होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट fx। राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट fx इज इक्वल टू f3। देखिए x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है x का वैल्यू 3 या उससे छोटा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग यहाँ से निकालेंगे। x का वैल्यू बोल रहा है 3 या उससे बड़ा, तो ये राइट हैंड लिमिट निकलेगा, और f3 इसका मतलब x का एग्जैक्ट वैल्यू 3 हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, fx के जगह पे ये फंक्शंस रखेगा ax प्लस 1, ये यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ देखिए राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट मतलब x का वैल्यू 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 प्लस का ये मतलब होता है, तो 3 से बड़ा जितना भी वैल्यू लेंगे वो यहाँ से लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट bx प्लस 3, और यहाँ पे f3 मतलब x का वैल्यू 3 हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, तो यहाँ पे ax प्लस 1, तो x के जगह पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा ये इंटू 3 प्लस 1।
देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, मतलब ये हम लोग जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिमिट चैप्टर में पढ़े थे क्लास 11th में, उसमें से किसी भी फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। तो x का वैल्यू 3 से जस्ट थोड़ा सा छोटा रख रहे हैं, मतलब अप्रोक्स 3 रख रहे हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये इंटू 3 + 1। यहाँ पे 3 से जस्ट बड़ा रख रहे हैं, और ये जो है वो bx + 3 है, और यहाँ पे भी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा b इंटू 3 + 3 = 3 इंटू ये +1, मतलब कि 3a + 1। तो हम लोगों का फंक्शन ऐसे आ जाएगा 3a + 1 = 3b + 3 = 3a + 1। हम लोग राइट साइड में देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो मतलब हम लोग ये दोनों फंक्शंस को लिखते हैं, ऐसा हो जाएगा 3b + 3 = 3a + 1। और यहाँ से 3 हम लोग अगर कॉमन ले लें, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि उसको उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 3a - 3b, और ये उधर जाएगा तो -2 = 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और बी के बीच में एक रिलेशन आ गया है, 3a - 3b - 2 = 0। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड dy/dx इफ y = sin x का होल पावर x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये y बराबर sin x का पावर x दिया हुआ है, और यहाँ पे dy/dx निकालना है। इसका मतलब है कि इस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इस फंक्शंस को आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में दर्शाना होगा, क्योंकि अगर ये x का पावर कुछ होता तो हम लोग आसानी से कर लेते। ये sin x का पावर x है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि लॉग में एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर ऐसे देखिए log x टू दी पावर ये रहता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है ये log x। इसका मतलब है कि पावर नीचे आ जाता है, और यही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू दिया हुआ है sin x का पावर x, तो हम लोग log दोनों साइड ले लेते हैं, टेकिंग लॉगरिदमिक फंक्शंस टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा log y बराबर हो जाएगा log sin x का पावर x, और यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा। इस मतलब ये ऐसे हो जाएगा log y बराबर x log sin x। और अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन और फंक्शन का यूज करते हुए बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में ही पूछा गया dy/dx, मतलब x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसीलिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/y, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy/dx। यहाँ पे देखिए u इंटू v वाला फॉर्म में, और हम लोग u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, dx u इंटू v, इसका होता है u का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो v को छोड़ देते हैं, प्लस अगला बार u को छोड़ देते हैं और v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हम लोग यही चीज़ यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए x हो गया u मान लीजिए, और इसको v मान लीजिए, तो u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन, x को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, dx/dx इंटू लॉग ऑफ साइन x। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और log ऑफ sin x का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। अगला केस में क्या करेंगे, हम लोग x को छोड़ देंगे और log ऑफ sin x का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे देखिए आगे ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू dx/dx, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। यहाँ पे बचेगा log ऑफ sin x प्लस x इंटू लॉग साइन x का होगा आपका डिफ्रेंशिएशन 1/sin x, क्योंकि log x का होता है 1/x, तो log ऑफ sin x का हो गया 1/sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन फिर होगा cos x। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये जो y है डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू लॉग साइन x, तो ये बचेगा log sin x प्लस x इंटू cos x/sin x, तो ये हो जाएगा cot x। और y का वैल्यू हम लोग जानते हैं, y का वैल्यू दिया हुआ है sin x का होल पावर x, तो इस हिसाब से हम लोगों का dy/dx का वैल्यू आ जाएगा sin x का होल पावर x इंटू लॉग ऑफ sin x प्लस x cot x। तो ये हम लोगों का dy/dx का वैल्यू आ गया।